हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक। अभी तक दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक पे बात कर रहे थे, जिसके माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको हमने बताया। अब फर्स्ट बुक में 7 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जबकि दूसरे बुक में टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम लोग दोस्तों पहले बुक के सेकंड बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती का पहला लेक्चर हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से 3 बातें आज हम अध्ययन करेंगे। और ये 3 चीजें इस बार के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक पार्ट में जरूर आएगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, इसमें हम पूरी गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको ये बात कह सकते हैं। इसमें हम दोस्तों 3 बात समझेंगे। पहले तो एक आजादी के बाद हम कैसे राष्ट्र निर्माण की बात आती है वो समझने की कोशिश करेंगे। और पहली बात हम ये समझेंगे कि आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के क्या सहमति थी, कितनी बातों पर पूरा देश हमारा समर्थन था। आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों का किन 2 बातों पर सहमति थी, यानी वो 2 बातों को हम गौर से देखेंगे कि वो 2 बातें कौन सी थी जिस पर पूरा देश एकजुट था और सबका ये मानना था कि जब देश आजाद होगा तो हम ये 2 चीजें जरूर निश्चित तौर पे अपने देश में अप्लाई करेंगे। उन 2 चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि आजादी के बाद, जो कि हमने पहले सोचा नहीं था, हमने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान की आजादी की जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो आजादी हमें 2 टुकड़ों में प्राप्त होगी। कभी भी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी यानी आजाद हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं सोचा था, स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं सोचा था, क्रांतिकारियों ने नहीं सोचा था कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो 2 टुकड़ों में हमें प्राप्त होगा। जो हमारे सपने थे वो सपने अधूरे रह गए। तो ऐसे में जब देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में आजाद हुआ, हिंदुस्तान का बंटकर आजाद हुआ, ऐसे में हिंदुस्तान पूरा बिखर चुका था। उस बिखरे हुए हिंदुस्तान के लिए एक सपना जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे कि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जो दुनिया में आधुनिक हो, प्रगतिशील हो, समाजवादी हो, दुनिया में लोगों के असमानता को दूर करता हो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र स्थापित करता हो। अर्थात हम इसमें दूसरा चीज ये देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था, जो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया है कि राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू जी का सोच यानी दृष्टिकोण क्या था। और उसके बाद हम तीसरा दोस्तों पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा राष्ट्र निर्माण के प्रति चुनौतियां, यानी हमारे राष्ट्र निर्माण के सामने हम जब राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे तो कौन कौन सी चुनौती आ रही थी। हम उन 3 चुनौतियों का भी चर्चा करेंगे, जिसका मौका जो हमारे राष्ट्र निर्माण के दौरान उभर करके सामने आई थी। तो हम दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को निश्चित तौर पे बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ी सोच समझ करके इसको पढ़ने का प्रयास, देखने का प्रयास करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको मैं इस चैप्टर को इतने बेहतर तरीके से बताऊंगा कि निश्चित तौर पर अगर ये चैप्टर 6 नंबर का है और यहाँ से 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ परिचय की बात करते हैं। कहते हैं कि लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। निश्चित तौर पर मध्य रात्रि को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो दुनिया जब सो रही थी तो हिंदुस्तान एक नई सोच और एक नई परिकल्पना के साथ, एक नई हवाओं में, नई फिजाओं में अपना सांस ले रहा था कि आज से जो हिंदुस्तान जो सदियों से एक गुलाम के हाथों में था और गुलामी जंजीरों में अपनी सांसें ले रहा था, तो 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान एक नए सपने के साथ, एक नए राष्ट्र निर्माण के साथ, एक नई जोश के साथ आजादी के उस परचम के आगे बढ़ रहा था, जहां नई सांस, नई हवाओं में हम एक स्वतंत्र सांस ले रहे थे। और उसी झंडे के प्रमाण में जवाहरलाल नेहरू ने एक संबोधन भी किया था। तो कह रहा है कि मध्य रात्रि को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक तरफ जहां हमें आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ आजादी के साथ ही देश की जनता को
देश के विभाजन का भी सामना करना पड़ा, जो सभी हमने सपनों में ऐसा सोचा नहीं था कि जिस देश के लिए, जिसकी आजादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, वो कुर्बानी भी एक बंटवारे के रूप में ही हमें प्राप्त होगी। कभी हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा सोचा नहीं था दोस्तों, लेकिन क्या करिएगा, नियति को जो मंजूर होगा वही खुदा के सामने बख्श होगा। यानी ये मंजूर था कि हिंदुस्तान की आजादी दो टुकड़ों में होगी, तो एक तरफ जहां हमें आजादी पाने की खुशी हो रही थी, वहीं कहते हैं ना कि दूसरी तरफ एक खोने का गम भी सता रहा था कि कल तक रात 12 बजे तक जो अपना व्यक्ति अपना था, कल सुबह वह एक दूसरे से पराये हो चुका था। अपने लोग ही अपने लोगों के खून के प्यासे हो चुके थे। हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ चुका था। जो कल तक एक झंडे के नीचे रह करके आजाद हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, आज वही लोग अपने अपने देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक खुशी के रास्ते से चल रहा था, तो दूसरी तरफ एक गम के छाये में पूरी तरह से समेटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे हम भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट कहते हैं। दोस्तों ये एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मध्य रात्रि को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया, तो उसे हम किस भाषण के नाम से जानते हैं? तो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यानी अंग्रेजी में इसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछने की संभावना भी दोस्तों बनी रहती है। इसके बाद हमने आपसे कहा, ये तो हमने पृष्ठभूमि देखा, फिर हमने आपको बताया था कि जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो दो बातों को लेकर के पूरी देश में सहमति थी कि अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो हम ये दो काम करेंगे। पहला तो आप देखिए, आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। वो कौन सी दो बातें थी जी जो सबकी सहमति थी? तो पहला नंबर 1 कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। बिल्कुल बात, जब देश आजाद होगा तो देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे? देश को आगे बढ़ाएंगे। एक पहला सपना हमारा ये था। दूसरा, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्य करेगी, अर्थात गरीब और कमजोरों के लिए खास ख्याल रखा जाएगा। 1947 का साल अभूतपूर्व, मतलब ये दो हमारे सपने थे। पहला लोकतंत्र को स्थापित करना, और दूसरा समानता आधारित विकास की बात हम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में हम क्या करेंगे? एक समानता आधारित विकास की बात करेंगे। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का काल था। एक तरफ जहां इस 47 में हिंसाएं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक देश से छोड़कर दूसरे देश और दूसरे देश से छोड़कर इस देश में लोगों के आने जाने की प्रक्रिया लगी हुई थी, जिसे हम विस्थापन कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, कहते हैं कि 80 लाख के आसपास में लोगों ने विस्थापित किया था। हिंदुस्तान के मुसलमान छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आ रहे थे। इसी बीच कितनों ने अपनों को खोया था, कितने ने अपने को जान गंवाया था, कितने ने अपने सब कुछ बर्बाद होते हुए नजरों के सामने ही देखा था। बिल्कुल हमने ऐसा नहीं सोचा था कि जैसा हमें आजादी मिलेगी वैसा देखना पड़ेगा। लेकिन क्या करिएगा, अंग्रेजों की नीति थी, भारत का बंटवारा होना तय था और यह होकर के ही रह गया। अब दोस्तों, तो अब ये दो हमारे सपने थे जो हमने देखे थे। अब हमने आपको कहा कि दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्र के निर्माण के प्रति पंडित नेहरू जी की सोच क्या थी? पंडित जी क्या चाहते थे, नेहरू जी क्या चाहते थे कि हिंदुस्तान हमारा कैसा हो? तो देखिए दोस्तों, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया। जब पूरा संसार इस मध्य रात्रि को सो रहा है, तो भारत अपने भाग्य निर्माण के लिए जग चुका है। ये उनका शब्द था। जवाहरलाल नेहरू भावुक हो चुके थे और वो कह रहे थे कि जब दुनिया सो रही थी तो भाग्य अपने निर्माण के लिए हिंदुस्तान जग चुका था। और यहीं पर उन्होंने, पंडित नेहरू जी ने एक भाषण भी दिया, जिसे हम भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित प्रतिभेंट के नाम से जानते हैं, अर्थात ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी।
यानी एक लंबी लड़ाई के बाद हमने जो चीजें प्राप्त की थी उसका ये प्रतिफल था। अब देखिए, नेहरू जी ने भाषण देने के बाद कहा था कि हमें ऐसा भारत चाहिए जैसा हम निर्माण करना चाहते हैं। नंबर 1, ये दोस्तों क्वेश्चन आते रहता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अभी प्री बोर्ड में ही पूछा हुआ था। नेहरू जी भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। कैसा राष्ट्र? एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रौद्योगिकी के और वैज्ञानिक तौर से हर क्षेत्र में आधुनिक राष्ट्र हो। मतलब किसी भी क्षेत्र में भारत पीछे ना रहा हो, वो अर्थ का क्षेत्र हो, समाज का हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में भारत क्या हो? आधुनिक हो। ये सपना किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा उनका कहना था कि भारत का आर्थिक विकास करना चाहते थे वो, भारत को और भारत के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते थे। क्या करना चाहते? गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते थे। ये सोच किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। 200 वर्ष की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था और वह दोबारा से भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना नहीं चाहते थे। नेहरू जी राजनीतिक रूप से संगठित शासन या देश की निर्माण करना चाहते थे जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। नेहरू जी भारत के विभाजन से बहुत दुखी थे। क्या थे? बहुत दुखी थे और चाहते थे कि भविष्य में भारत एक और अखंड बना रहे, यानी एक राष्ट्र के रूप में बना रहे। नेहरू जी 5वां भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भविष्य में धर्म के आधार पर राष्ट्र का फिर से कभी विभाजन हो और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर एकता के साथ रह सके, यानी एकता में विविधता चाहते थे। सामाजिक आर्थिक असमानता समाप्त करके सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। ये हमारे नेहरू जी का सोच था। भारत वर्षों से जातिवाद का जहर झेल रहा था, इसीलिए नेहरू जी सभी लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते थे। नेहरू जी पर गांधीवादी विचारधारा और गांधी जी का गहरा प्रभाव था। वह तानाशाही के सख्त खिलाफ थे और शक्तियों के केंद्रीकरण के स्थान पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। इसलिए पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके शक्तियों का विभाजन करना चाहते थे। नेहरू जी ऐसा ही भारत चाहते थे कि किसी भी मामले में वो भारत कमजोर ना हो, न वो जाति के फंसे में हो, ना ही वो धर्म के आधार पर का हो विभाजित हो, ना ही वो गरीबी और अमीरी के अंतर में आकर के टूट जाए। एक ऐसा भारत जो हर मामले में स्वतंत्र और राष्ट्र का निर्माण और एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमने आपसे कहा था ना कि हम इसमें 3 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे आजादी का मिलना, उसी में हम देखेंगे कि आजादी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के 2 बातें क्या थी जिसपे सब लोग सहमत थे। फिर नेहरू जी कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, उनका दृष्टिकोण कैसा था, उनकी सोच कैसी थी। और तीसरा, अब कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां हमारे पास क्या क्या थी। जब देश आजादी के बाद आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो आजादी के बाद मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी जो इस प्रकार हम देख सकते हैं। 3 चुनौतियां, और ये दोस्तों क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, हर बार एग्जाम में पूछता है। सीबीएसई का ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में आपको ये डाला जा सकता है कि भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रति कितनी चुनौतियां थी। 3 चुनौती, जिसमें पहला था एकता एवं अखंडता बनाए रखने की चुनौती। क्योंकि भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था तो टुकड़ों में टूट करके आजाद हुआ था। ऐसे स्थिति में भारत पूरी तरह से बिखर गया था और ऐसे में भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की सबसे पहली चुनौती थी। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे।
इन सभी को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास थी, क्योंकि अंग्रेज जो भारत को आजाद करके गए थे वो कोई साधारण शब्दों में छोड़ के नहीं गए थे। पूरी तरह से भारत को बिखार चुके थे, पूरी तरह से भारत को बांट करके तोड़ दिए थे। एक तो बंटवारा किए थे और उसके बाद भी भारत में 565 रियासतें थी जिन्हें उन्होंने अलग अलग अधिकार देकर के चले गए थे। ऐसे में हमारे सपने को कैसे पूरा करना था, ये तो बहुत बड़ी हमारे पास चुनौती थी ही कि कैसे हम भारत को करेंगे। ये 3 चुनौतियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इन तीनों चुनौतियों को हम लोग 3 चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। भले हम इसमें आपको पढ़ा देंगे तीनों, लेकिन अलग अलग पार्ट में अलग अलग चुनौतियां होगी। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की चुनौती पूरा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कैसे एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, जो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। और तीसरा यहाँ पे था समानता आधारित विकास की चुनौती, जो नियोजित विकास में हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम तीनों चीजें यहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन अलग अलग खंडों में 3 चैप्टर में जाकर के तीनों चुनौतियां हमारी समाप्त होगी और तब हम भारत की विदेश नीति को पढ़ने का प्रयास चौथे चैप्टर में करेंगे। तो दोस्तों पहला हम बात करते हैं, भारत में हमने देखा कि अलग अलग थे। भारत की क्षेत्रीय अखंडता कैसी हासिल की जाए, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को कायम रखना भी चुनौती थी हमारा, क्योंकि भारत में हजारों तरह के लोग रहते थे, हजारों प्रकार की बोली बोली जाती थी, भाषाएं बोली जाती थी, और सबको एकजुट करके रखना कोई ये साधारण काम नहीं था, ना ही इतना आसान था। इसी को ध्यान रखना था कि कैसे हम इनको सबको एकजुट करने का प्रयास करें। लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती दूसरा, यहाँ पे दोस्तों आराम से देखिएगा वीडियो को और सोच समझ करके इसको नोट करने का प्रयास करिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। अब कह रहा है क्या दूसरा कि लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। पहला क्या था, एकता और अखंडता बनाए रखने की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र को। आजादी के बाद भारत में हिंसा विस्थापन का दौर चला, ऐसे में भारत में लोकतंत्र को कायम करने की एक चुनौती थी, लेकिन इन विकट परिस्थितियों में भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को कायम किया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दे करके ये सिद्ध कर दिया कि अगर मन में इरादे मजबूत हैं तो हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आपने भले ही मुझे कितने टुकड़ों में ही क्यों न तोड़ दिया हो, लेकिन इरादे हमारे मजबूत हैं तो हम देश में लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। जबकि दोस्तों आप आगे दूसरे चैप्टर में पढ़िएगा, दुनिया में एक मान्यता थी इस वक्त 1951-52 में आजादी के बाद कि लोकतंत्र तो वहीं स्थापित हो सकता है जो देश गरीब ना हो, अमीर हो, और जिस देश के नागरिक पढ़े लिखे हो, तो वहीं पर लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। जबकि भारत अनपढ़ भी था इस समय और गरीब भी था। इन दोनों ही बातों के मिथ्या को हमने तोड़ करके रख दिया और 1951 और 52 में वो अलग बात था कि हमको 6 महीने की जगह पे 7 महीना चुनाव कराने में लग गए, लेकिन हमने चुनाव करा करके दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि मन में इरादा अगर मजबूत है तो कोई भी परिस्थितियां हमको रोक नहीं सकती है और हम बहुत तेजी से और मजबूती से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और 1952 का चुनाव हमने सफल रूप से करा करके दुनिया के सामने इस चुनौती को हमने ठुकरा दिया कि गरीब और अनपढ़ होना कोई बहुत मुसीबत का काम नहीं है। मन में इरादे हैं मजबूत तो हम लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टेप था सभी को वोट देने का अधिकार भी हमने दिया, सभी को मौलिक अधिकार भी दिए। 26 जनवरी 1950 को भारत को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, भाषा, संस्कृति इत्यादि की भी रक्षा की गई, गारंटी दी गई। समानता पर आधारित विकास की चुनौती। अब आता है दोस्तों क्या तीसरा, पहला तो हमारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की चुनौती थी, दूसरा लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती हमने पूरा किया, और तीसरा देश में असमानता बहुत थी तो समानता पर आधारित विकास की चुनौती। जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय भारत असमानता के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भेदभाव था। ऐसी परिस्थितियों में
भारत ने समानता की जिस अवधारणा को अपनाया उसमें संपूर्ण समाज के कल्याण, न किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के समानता का साथ व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय एक को विशेष सुरक्षा दी जाए की नीति अपनाई गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया, लेकिन आर्थिक विकास और गरीबी को कैसे दूर किया जाए इसके लिए कोई स्पष्ट नीति तैयार नहीं हो पाई। स्टेप 2 में भारत में आर्थिक असमानता थी। भारत में तीसरी चुनौती ऐसे विकास करने की थी जिसमें सभी का कल्याण हो, समानता का मौलिक अधिकार दे करके सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का हमने क्या किया? प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने और विकास तथा कल्याण का प्रयास किया गया। इस प्रकार दोस्तों हमने राष्ट्र निर्माण में जो 3 चुनौतियां थी उनको हमने धीरे धीरे करके किया। दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां से आपको एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे बनता है। एक जो भाषण उन्होंने दिया था संविधान सभा में, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित एमसीक्यू में, फिर आजादी के पहले लोगों ने किन 2 बातों पर सहमति की थी? तो एक लोकतंत्र स्थापित करना और समानता आधारित विकास की बात करना। नेहरू जी का देश के प्रति क्या दृष्टिकोण था और राष्ट्र निर्माण के सामने कितनी चुनौतियां थी? तो 3 चुनौतियां, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती और तीसरा समानता आधारित विकास की चुनौती। तीनों को दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ करके अगर आप लिखते हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से नोट्स बना करके क्वेश्चन के तीनों ही क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वक्त आपके सामने पीछे एक सामने ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। छोटे से आपके काम से हमें मनोबल मिलता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।